Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। इन एसोसिएशन विद JK स्मार्ट टायर, सेफ फ्यूल स्टे सेफ। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज लखनऊ में 38 साल के एक बैंक मैनेजर ने पहले अपनी 37 साल की पत्नी की गोली मारकर हत्या की, उसके बाद घर आकर अपनी छोटी बहन की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली। सिर्फ 30 मिनट में एक ही परिवार के 3 लोगों की इस तरह से मौत हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर एक बड़ा सवाल है। क्या सोशल मीडिया और वेब सीरीज का यह युग हमारे रिश्तों को क्रोध, असहनशीलता और नैतिक पतन के अंधकार में धकेल रहा है? सबसे अजीब बात यह है कि आत्महत्या करने से पहले यह आदमी अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करना नहीं भूला। इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी पत्नी की हत्या और अपनी आत्महत्या के बारे में सब कुछ लिखा। दूसरी तरफ इस पत्नी की बहन ने भी हत्या की खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद आपको यह दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की है कि वो अपने सभी औपचारिक कार्यक्रमों में पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, बल्कि उसके सिर्फ 2 पैरा ही गाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत की संसद में वंदे मातरम को लेकर जो कानून पास हुआ है, कांग्रेस पार्टी उस कानून को नहीं मानेगी। आज हम राहुल गांधी से ये पूछेंगे कि क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। 1937 में जिन्ना जैसे मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम का विरोध किया था और तब उन्हें खुश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात मान ली थी। और 89 साल के बाद आज भी कांग्रेस उस मुस्लिम तुष्टीकरण के मोह से निकल नहीं पाई है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि आज कैसे दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग पर भारत का बुलडोजर चल गया। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, और ये बहुत चिंतित करने वाली खबर है। अभी जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ में ICICI बैंक की वही ब्रांच है जिसके बाहर आज 38 साल के मानस वाजपेयी ने अपनी 37 साल की पत्नी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। दिव्या मिश्रा इस बैंक की इसी ब्रांच में मैनेजर थी, जबकि मानस वाजपेयी लखनऊ में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में मैनेजर था। दोनों ही बैंकर्स थे, दोनों ही बैंक में काम करते थे, पढ़े लिखे लोग थे। आज दोपहर 12:15 बजे मानस ने बैंक के बाहर अपनी पत्नी दिव्या को बुलाया। दोनों के बीच पहले बहस हुई और फिर मानस ने उसे उसी के बैंक के बाहर गोली मार दी और वहां से भाग गया। दिव्या बुरी तरह से घायल हो गई। वहां मौजूद लोग तुरंत दिव्या को अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही दिव्या की मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी पत्नी की हत्या के तुरंत बाद मानस ने व्हाट्सएप पर एक नया स्टेटस लगाया जिसमें उसने लिखा, टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग। ये एक तरफ आप देखिए व्हाट्सएप स्टेटस का हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है और हिंदी में उसका आपके लिए अनुवाद भी किया है, जिसमें वो लिखता है कि आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। अब मुझे अपने आप को और अपनी बहन को भी मारना है। मेरी पत्नी की बहन प्रज्ञा और प्रज्ञा के पति भरत को इसके बारे में सब कुछ पता है। ये बातें मानस ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखी। इसके बाद मानस अपने घर गया और वहां उसने अपनी 28 साल की बहन शिवा वाजपेयी की हत्या की और खुद भी इसके बाद आत्महत्या कर ली। मानस की जो बहन है शिवा, ये मानसिक रूप से बीमार थी
और वो अविवाहित थी, शादी नहीं की थी अभी तक, और ये जो लड़की है ये अक्सर घर पर ही रहती थी। सोशल मीडिया के इस दौर में ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सिर्फ 30 मिनट में 3 लोगों के जीवन का अंत हो गया और हत्या की खबर भी सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही शेयर की गई। एक पति द्वारा आईसीआईसीआई बैंक गोमती नगर में कार्यरत अपनी पत्नी, जो कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वहां कार्य करती थी, उसकी गोली मारकर बैंक के बाहर हत्या की गई है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन, जिसके बारे में उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी, उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद स्वयं सुसाइड कारित की गई है। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जो कि परिवारजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बातचीत की गई है। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है, वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को ख़त्म करने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं, जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। तो मानस ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और इसके सिर्फ 15 मिनट के बाद ही दोपहर 12:30 बजे मानस इसके बाद अपने घर गया। मानस के पड़ोसियों का कहना है कि जब वो घर आया तब वो काफी घबराया हुआ था। घर के अंदर जाने के बाद उसने अपने टीवी पर बहुत तेज आवाज में भजन चला दिया ताकि किसी को सुनाई ना दे कुछ। मानस के एक और पड़ोसी ने व्हाट्सएप स्टेटस मानस का देखा और इस स्टेटस पर, क्योंकि मानस ने यह लिखा था कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया है और अब मैं अपनी बहन की हत्या करने वाला हूं और फिर मैं आत्महत्या करूंगा। यह स्टेटस जब पड़ोसियों ने पढ़ा तो उन्होंने मानस को फोन किया, लेकिन मानस ने तब किसी का भी फोन उठाया नहीं। इसके बाद पड़ोसियों ने मानस के घर का दरवाजा खटखटाया और जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तब उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घर के उन्हें मानस और मानस की बहन की लाश मिली। अचानक कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग ने उनका व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा था और स्टेटस में वही जो मेंशन आप लोग को जो जानकारी हुई होगी, बस वही देख के हम लोग फ़ोन मिलाए उनको। फ़ोन नहीं उठाने पे हम लोग ने डोर उनके नॉक किया, डोर नॉक करने पे डोर नहीं खुला तो हम लोग घबरा के फिर उनके मामा के लड़के आए, फिर हम लोग ने 4-5 लोग मिल के दरवाजे को तोड़ा। तोड़ने के बाद हम लोग जब अंदर एंट्री किए तो दोनों लोग मृत पड़े हुए थे और उनके सीने में पिस्टल पड़ी हुई थी और टीवी में हनुमान चालीसा चल रहा था। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई कर रही है। वो आए नॉर्मल जैसे आते थे, मैं अपनी रोज की जैसे रोजमर्रा की जैसे अपनी दुकान चला रहा था, रोज वो आते थे अपने अंदर जाते थे, वैसे आज भी आए नॉर्मल तरीके से दरवाजा खोलने लगे। फिर मुझसे पूछे लॉक उसके हाल चाल, मैंने कहा ठीक है भैया, अपने अंदर गए दरवाजा लॉक कर लिया उन्होंने। इतनी मेरी बात हुई उनसे, बस लॉक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ अंदर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कोई स्टेटस लगा, मेरे मित्र का मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे दुकान मालिक ने क्या स्टेटस लगा रखा है लगभग। मैंने स्टेटस देखा, मुझे भी थोड़ा टेंशन हुई, मैंने फिर फ़ोन मिलाना शुरू किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनके मामा का लड़का भी आया स्टेटस देख के, उसने भी फ़ोन मिलाया, नहीं उठा। फिर हम लोगों ने दरवाज़ा पीटा, नहीं उठा, बेल बजाया, नहीं उठा। फिर हम लोग छत से गए, आवाज़ दिया, नहीं उठा। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर वो खुद को भी गोली मार चुके थे, अपनी वाइफ को भी, वो अपने बहन को भी। मानस ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की, उसके बाद अपना व्हाट्सएप स्टेटस जो है उसे अपडेट किया, नया स्टेटस डाला और इसमें उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया था। मानस और दिव्या की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी और इनकी कोई संतान नहीं थी। ये दोनों पिछले 1 साल से अलग अलग रह रहे थे और दिव्या ने पिछले साल ही तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मानस को यह भी शक था इस दौरान कि उसकी पत्नी का किसी और पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मानस और मानस की पत्नी दोनों पढ़े लिखे लोग थे, दोनों बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन आपने देखा
कि अब पढ़े लिखे लोगों में भी असहनशीलता और इतना ज्यादा क्रोध आ रहा है। पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद और आपसी तनाव कई बार इतना बढ़ जाता है कि बात हत्या और आत्महत्या तक पहुंच जाती है। अब मानस की पत्नी दिव्या के रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि मानस और मानस की बहन शिवा असल में दोनों ही मानसिक रूप से बीमार थे। हालांकि पुलिस के मुताबिक सिर्फ मानस की बहन शिवा ही मानसिक रूप से बीमार थी। तो एक तरफ पति और पत्नी के बीच तलाक को लेकर विवाद था और दूसरी तरफ मानस को अपनी पत्नी पर किसी और पुरुष के साथ संबंध होने को लेकर शक था और अब मानसिक स्वास्थ्य पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हम लोग को पता चला ये करीब 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। उसी की सूचना पाके हम लोग यहाँ पे अस्पताल पहुँचे हैं। एक हमको ये भी पता चला है कि जो मानस जी हैं उनकी बहन, उनकी भी मौत हो गई है। मानस जी ने पहुँच के वहाँ पे हमारी सिस्टर पे हमला किया, इसमें उनकी मौत हो गई। फिर उसके बाद वो अपने घर गए, अपनी बहन की उन्होंने हत्या की और खुदकुशी कर ली। उस एक मीडिया के द्वारा ये खबर पता चली थी हम लोगों को, तो उन्होंने कुछ स्टेटस लगाया था कि उसमें हमारी छोटी बहन प्रज्ञा और हमारे बहनोई भरत जी के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है कि उनको कुछ पता, मगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उनका पुराना इतिहास कह रहा कि कुछ मानसिक रोगी थे वो, और उनके सिस्टर भी मानसिक रोगी थी। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि मानस ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद आत्महत्या की, लेकिन इस दौरान उसने अपनी सगी बहन की हत्या क्यों की? तो मानस की जो बहन है शिवा, ये पिछले 3 वर्षों से डिप्रेशन में थी। मानसिक स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं था और वो घर पर ही रहती थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। मानस अपनी बहन से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए थे, यानी इमोशनली अपनी बहन के बहुत क्लोज थे। मानस के माता पिता का पहले ही निधन हो गया था, यानी मानस के बाद मानस की बहन की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। पुलिस अभी इस बात की जांच कर ही रही है कि मानस ने अपनी बहन की हत्या क्यों की। हो सकता है कि मानस को अपनी बहन के भविष्य और उसकी देखभाल को लेकर चिंता रही हो सकता है इसी वजह से मानस ने आत्महत्या करने से पहले अपनी बहन की हत्या कर दी हो। मानस को ये लगता होगा कि अगर एक बार उन्होंने आत्महत्या कर ली तो मानस के बाद मानस की बहन का देखभाल के लिए इस दुनिया में कोई नहीं होगा, और इसीलिए उसने अपनी बहन की भी जान ले ली। आजकल लोग अपनी जिंदगी की हर बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आज मानस वाजपेयी ने अपनी पत्नी का मर्डर करने के बाद सबसे पहले अपना व्हाट्सएप स्टेटस ही अपडेट किया, और सबसे पहले यह खबर मानस ने अपने ही व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस पर लगाई। अब आप सोचिए किसी आदमी का दिमाग कैसा चलता है कि वो हत्या करता है, उसके बाद उसके दिमाग में बाकी चीजें बाद में आती हैं। वो आत्महत्या करने जा रहा है, लेकिन अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर वो ये सब कुछ लिखना नहीं भूलता, और ये सब कुछ दोनों के 15 मिनट के बीच में हो रहा है। यानी 2 हत्याओं के बीच जो 15 मिनट का समय है, उस दौरान वो व्हाट्सएप का स्टेटस भी बदल रहा है, हत्या भी कर रहा है, आगे अगली हत्या के बारे में भी सोच रहा है, और फिर अपनी आत्महत्या के बारे में भी सोच रहा है। सबसे अजीब बात यह है कि इस घटना में जिस दिव्या मिश्रा की मौत हुई, दिव्या मिश्रा की बहन, वो भी उन्हें आज दोपहर लगभग 1:30 बजे अपनी बहन की हत्या की खबर मिली, और उन्होंने इसके बारे में भी सबसे पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया। कई लोगों को उनका ये पोस्ट पढ़कर हो सकता है बड़ी हैरानी हुई हो। शायद लोगों की अपेक्षा ये थी कि अपनी बहन की हत्या के बाद वो सबसे पहले अस्पताल पहुंचेंगी, सबसे पहले ये देखेंगे कि बहन की स्थिति क्या है। लेकिन आजकल आप देखिए कि उनकी अपनी बहन की हत्या भी उनके लिए शायद सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो सबसे पहले कोई भी इंसान क्या करेगा? सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचेगा, अस्पताल भागेगा, अपने परिवार को संभालेगा, यह देखेगा कि कैसे अपनी बहन या अपने रिश्तेदार की जान बचाई जा सके, या फिर सबसे पहले उसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा। तो शोक मनाने की बजाय आजकल लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम सोशल मीडिया पर सबको इन्फॉर्म कैसे करें। और आप सोचिए, इतना ही नहीं, अब इस मामले की जांच भी सोशल मीडिया के जरिए ही हो रही है। पुलिस खुद कह रही है कि सोशल मीडिया पर मौजूद पोस्ट, स्टेटस
और दूसरे डिजिटल सबूत भी अब इस जांच का हिस्सा बनेंगे। यानी अब अपराध के बाद मानस वाजपेयी क्या कर रहा था, यह जानने के लिए भी पुलिस सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद सबूत नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में मौजूद सबूतों को भी अपने कंट्रोल में लेगी। तो आज मैंने भी जब यह देखा तो इस हत्या में, इस आत्महत्या में जो सबसे अजीब बात लगती है वो ये कि सोशल मीडिया से कैसे लोग अभी जुड़े हुए हैं। वो जब किसी की हत्या करते हैं तो सोशल मीडिया पर सबसे पहले अपडेट डाल रहे हैं, और उनके जो रिश्तेदार हैं, जिस समय उन्हें उनकी मौत की खबर मिलती है तो वो भी सबसे पहले उनका दिमाग इस बात पर चलता है कि अपना फ़ोन लें और सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये बताएं लोगों को कि मेरी बहन को गोली मार दी गई है, बजाय इसके कि लोग सबसे पहले जाएं और ये देखें कि अपनी बहन की जान कैसे बचेगी। हमारे देश में लव यानी प्यार अब मौत की एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। लव अफेयर्स की वजह से हर साल लगभग 1,500 लोगों की हत्या हो रही है। वहीं लव अफेयर्स के चलते हर साल करीब 8,000 लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। यानी जिस प्यार को जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ माना जाता है, वही प्यार कई लोगों के लिए जिंदगी खत्म होने की वजह बन रहा है। प्यार, धोखा और मर्डर, आजकल के रिश्ते इन्हीं 3 शब्दों के आसपास सिमटते जा रहे हैं। चाहे वो जेन ज़ी के लोग हों या मिलेनियल्स हों, रिश्तों में प्यार, भरोसा, धोखा और ब्रेकअप का दौर हर पीढ़ी में देखने को मिल रहा है। और ये सोशल मीडिया और वेब सीरीज़ का युग है। आजकल के रिश्ते पहले के मुकाबले बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और फिर उतनी ही जल्दी तेज़ी से टूट भी जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि समाज के हर तबके में अब क्रोध बढ़ता जा रहा है, असहनशीलता बढ़ती जा रही है, बेवफाई बढ़ती जा रही है, और लोगों को एक दूसरे से छुटकारा पाने के लिए इसके अलावा कोई चीज़ सूझती नहीं कि वो एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। ये एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड हमारे समाज में और हमारे परिवारों में आजकल देखने को मिल रहा है। अब आप सोचिए, इसी पूरी घटना को अगर आप रिवाइंड करें, अगर इन दोनों लोगों ने एक साथ बैठकर आपस में एक समझौता कर लिया होता कि हम दोनों बैठते हैं अच्छे इंसान की तरह, अच्छे दोस्त की तरह, 12 साल हम लोग एक शादी में रहे हैं, बातचीत करके अगर हमें अलग भी रहना है तो ये दोनों आराम से बातचीत करके अलग हो सकते थे। यहाँ पर इनके परिवारों की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कौन दोस्त थे जो इन्हें सलाह दे रहे थे, इनके परिवार की क्या भूमिका है। अगर इनके आसपास के लोग इन्हें समझाते और ये कहते कि आप बैठिए, आपस में बात कीजिए, अगर आपको साथ में नहीं रहना है तो अपने संबंधों को तोड़ दीजिए, तो आज 3 जिंदगियां बच सकती थी, 2 इनकी और 1 मानस की बहन की जिंदगी बच सकती थी। इसलिए हम आपको आज भी यही कहेंगे कि रिश्तों को अपनी मौत का कारण मत बनने दीजिए। अगर रिश्ते तोड़ने ही हैं तो बातचीत के जरिए रिश्ते टूट सकते हैं, तब भी आप एक दूसरे का सम्मान करते हुए उस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं और यहाँ तक नौबत नहीं आएगी कि आपको एक दूसरे की जान लेनी पड़े। लेकिन उसके लिए सच्चाई की आवश्यकता है। उसके लिए जो स्थितियां हैं आपके सामने, उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। अब हम एक बिल्कुल अलग खबर आपको दिखाते हैं, भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों की। अब तक आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र वाला इंसाफ देखा होगा, जिसमें वो अक्सर अपराधियों के अवैध मकानों पर बुलडोज़र चला देते हैं। लेकिन आज यही बुलडोज़र भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन पर चला दिया। आज दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध निर्माण, बैरिकेड्स और लोहे की रेलिंग्स को बुलडोज़र से हटा दिया गया। पाकिस्तान के हाई कमीशन ने अपने वीज़ा सेक्शन के बाहर कुछ अवैध निर्माण किया हुआ था, जिसमें उन्होंने बिना इजाज़त के रेलिंग्स लगा दी थी, बैरिकेडिंग की हुई थी और कुछ शेड्स भी उन्होंने बिना इजाज़त के अतिक्रमण करके बना लिए थे। यानी इस हाई कमीशन को जितनी ज़मीन दी गई थी, इसने उससे ज़्यादा ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया था और आज उसी अवैध कब्जे को हटा दिया गया। पूरा तोड़ रखा है लोगों को। हाँ, पूरा का पूरा टूटा हुआ है। जहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए जाते हैं तो उसके बाहर लोग बैठे रहते हैं।
भारत की इस कार्रवाई को आप अंग्रेजी में टिट फॉर टैट कह सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब है जैसे को तैसा। और भारत ने पाकिस्तान के साथ आज वही किया है, क्योंकि इससे पहले 17 अगस्त को पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के लिए लगे बैरिकेड्स और पार्किंग पोल्स को हटा दिया था, जिससे भारत के उच्चायोग की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। और इसके 3 दिन के बाद भारत ने भी आज पाकिस्तान को उसी की भाषा में ये जवाब दे दिया कि आप अगर हमारे हाई कमीशन को, हमारे दूतावास को आप खतरे में डालते हैं इस्लामाबाद में, तो दिल्ली में आपका दूतावास भी बचेगा नहीं। और वही उन्होंने किया। ये जो आप तस्वीरें सारी देख रहे हैं, ये दिल्ली में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, ये उसके बाहर की तस्वीरें हैं। जितना अवैध अतिक्रमण उन्होंने किया हुआ था, ये सारा आज भारत ने हटा दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान कैसे बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 19 अगस्त को सर्जियो गोर के उस बयान का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा बताया था। कल सर्जियो गोर ने यह बयान श्रीनगर में जाकर दिया था, क्योंकि आजकल वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक प्रमुख को सम्मन करके वहां पर बाकायदा अपना विरोध दर्ज किया। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि कश्मीर पर अमेरिका का ये नया बयान उसकी पुरानी विदेश नीति से मेल नहीं खाता। यानी पाकिस्तान ये स्वीकार कर रहा है कि कश्मीर पर अमेरिका का रुख अब बदल चुका है। सर्जियो गोर ने भी ये कहा था कि कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है और अमेरिका जम्मू कश्मीर के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को बदलने पर विचार कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें अमेरिका खुद ये मान रहा है कि अब कश्मीर में हालात बेहतर हो चुके हैं। इस समय अमेरिका की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने नागरिकों को डू नॉट ट्रैवल यानी यात्रा ना करने की चेतावनी दी हुई है। अगर अमेरिका इस एडवाइजरी को डाउनग्रेड करता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार होगी, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर में अशांति पैदा करने की कोशिश करता रहा है। दूसरे देशों में ये दुष्प्रचार करता रहा है कि कश्मीर में आज भी बड़ी अशांति है, वहाँ पर बड़ी बेचैनी है और वहाँ लोगों का दमन किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका के राजदूत ने कश्मीर में जाकर खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। एक और खास बात यह है कि सर्जियो गोर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं और वो भारत के बारे में जो भी बयान देते हैं अक्सर यही माना जाता है कि ये भाषा उनकी नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की है। अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर को यह समझना चाहिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, इससे कश्मीर का सच नहीं बदलेगा। लेकिन यह भी सच है कि कश्मीर के मामले पर भारत को न तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की हर बात का यकीन करना चाहिए और न ही भारत को कश्मीर के बारे में अमेरिका से कोई सर्टिफिकेट चाहिए। पिछले 6 वर्षों में कश्मीर जाने वाले सर्जियो गोर पहले अमेरिकी राजदूत हैं। इससे पहले वर्ष 2020 में भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर एक डेलीगेशन के साथ कश्मीर गए थे, अकेले नहीं गए थे। इसलिए इस बार जो अमेरिका के राजदूत कश्मीर गए हैं, ये बहुत अहम बात है। अब हम आपके लिए कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को डिकोड करेंगे। कांग्रेस पार्टी आजकल अपने आप को संसद से पारित कानून से भी ऊपर मानती है। संसद से वंदे मातरम को लेकर नया कानून लागू हो चुका है, पास हुआ है। इसके मुताबिक अब राष्ट्रपति अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 6 अंतरों को गाना आवश्यक होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि पार्टी के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 पैरा में से वो शुरुआती 2 पैरा ही गाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि वर्ष 1937 में ही कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाए जाएंगे और आज भी वो उसी का पालन करेंगे। अब पहले आपको यह बता देते हैं कि 1937 में क्या हुआ था। 1937 से लेकर वर्ष 2026 तक 89 साल गुजर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रगीत को लेकर गांधी परिवार की सोच में जरा भी फर्क नहीं आया। पहली बार 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं और मोहम्मद अली जिन्ना को
कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम के सभी पैरा गाए जाने पर आपत्ति थी। उन्हें लगता था कि यह मुसलमानों के खिलाफ है, यह इस्लाम के खिलाफ है। उस समय वंदे मातरम देशभक्ति का सबसे बड़ा गीत बन चुका था और पूरे हिंदुस्तान में यह गाया जा रहा था। लेकिन मुस्लिम नेताओं की आपत्ति के बाद वर्ष 1937 में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 पैरा ही गाने का फैसला किया। कांग्रेस की इस बैठक की अध्यक्षता खुद जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जहां यह फैसला हुआ उस समय तो यह कहा जा रहा था कि पंडित नेहरू पर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का दबाव था, इसलिए उन्होंने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आज सवाल यह है कि आज अब 2026 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर किस जिन्ना और किस मुस्लिम लीग का दबाव है? आज वोट बैंक के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से वंदे मातरम को पूरा नहीं गाना चाहती। हमने आपको दिखाया था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में सोनिया गांधी ने किस तरह से वंदे मातरम का विरोध किया था। उन पर आरोप है कि जैसे ही वंदे मातरम की शुरुआत हुई वो बेहद नाराज हो गईं और उन्होंने इसे बंद करने के लिए कहा। ये आरोप उन पर लगे हैं जिनकी अभी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। और इस दौरान राहुल गांधी ने भी वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अच्छी बात क्या रही, उस समय कैमरा ऑन था और सोनिया गांधी की ये नाराजगी, सोनिया गांधी के सारे इशारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। अब वो आगे चलकर चाहे कुछ भी कहते रहें कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हम तो खड़गे साहब के लिए कुर्सी मंगवा रहे थे, लेकिन आज भी अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे वंदे मातरम बज रहा है और सोनिया गांधी कितनी नाराज हैं। देखिए, कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पूरे देश को उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के साथ क्या करने वाली है, क्योंकि वंदे मातरम गाने से सोनिया गांधी कितनी नाराज हो गई थी ये सबने देख लिया। 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसने वंदे मातरम का सिर्फ 2 पैरा गाने का फैसला ले लिया। इस बैठक में गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल थे। अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये फैसला करके सोनिया गांधी की नाराजगी का एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक कानून जो संसद से पास हो चुका है उसे अब कांग्रेस पार्टी मानने से इनकार कर रही है। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। अगर आज कांग्रेस ने ऐसा किया तो भविष्य में दूसरी पार्टियां भी संसद से पास किए गए किसी कानून को मानने से इनकार कर सकती हैं। इससे हमारे देश में संसद का महत्व और उसकी भूमिका कम होती है और हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान दोनों कमजोर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी हमेशा अपने हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, लेकिन क्या अब वो खुद संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं कर रहे? आज आपको कांग्रेस का ये डबल स्टैंडर्ड देखना चाहिए। मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस आज वंदे मातरम का मुद्दा उठा रही है, लेकिन उसने कभी भी ट्रिपल तलाक का मुद्दा ऐसे नहीं उठाया। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि वंदे मातरम को पूरा न गाना कांग्रेस की तुष्टीकरण और राष्ट्र विरोधी सोच का एक और नमूना है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल
इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First two stands था। गांधी नेहरू परिवार का मुस्लिम तुष्टीकरण आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था। ये कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1937 में पंडित नेहरू ने जिन्ना के दबाव में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर रोक लगा दी थी। उनके दबाव के सामने झुक गए थे। तब भी कारण यही था कि तब उस समय मुसलमानों को खुश करना था। इसके बाद वर्ष 1947 में जिन्ना की मांग को मानते हुए ही पंडित नेहरू ने हिंदू और मुसलमानों के बीच धर्म के नाम पर बंटवारा करके इस देश के दो टुकड़े कर दिए। ये भी इसीलिए हुआ था। जो लोग आज ये कहते हैं कि इस समय धर्म की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, उन्हें देखना चाहिए कि इस देश का बंटवारा ही इसी धर्म की राजनीति की वजह से हुआ था। और पंडित नेहरू के समय हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज को लेकर भी बहुत भेदभाव किया गया। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने वर्ष 1955-56 में हिंदुओं के पर्सनल लॉज में कई बदलाव किए। जैसे हिंदू जो हैं वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियमों को उन्होंने बदल दिया। लेकिन मुसलमानों के पर्सनल लॉज में कोई बदलाव नहीं किया। मुसलमानों के पर्सनल लॉज में बड़ा बदलाव मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में किया, जब ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी गई और उसके खिलाफ बाकायदा कानून बना। राहुल गांधी को आज याद रखना चाहिए कि राष्ट्रगीत हमारे देश की शान है और देश के हर नागरिक की तरह उन्हें भी इस पर गर्व करना चाहिए। अगर राहुल गांधी ये कह देंगे कि मुझे वंदे मातरम पर गर्व है, तो वो छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि इस देश का हर नागरिक उनकी इज्जत करेगा। जो भी उनके सलाहकार हैं वो उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए वो पूरे देश को नाराज कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर दिया है कि उनका राष्ट्रगीत अलग है और देश का राष्ट्रगीत अलग है। एक बीजेपी का भारत है और एक कांग्रेस का भारत है। एक बीजेपी का वंदे मातरम है और एक कांग्रेस का वंदे मातरम है। राहुल गांधी को यह बात याद रखनी चाहिए कि यह वर्ष 1937 वाला भारत नहीं है। आज का भारत अपने राष्ट्रवाद पर गर्व करता है और इसीलिए हर चुनाव में जनता राहुल गांधी के तुष्टीकरण का जबरदस्त जवाब देती है, हार के रूप में। अब हम आपको राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर हो रहे ऑनलाइन धोखे की कहानी बताते हैं। आपने अमेज़ॉन का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन पर अयोध्या के राम मंदिर का नकली प्रसाद बेचा जा रहा था। लोगों को धोखे में डालने के लिए लड्डू और पेड़े के पैकेट्स की एक अलग तरह की पैकिंग की गई थी। पैकेट पर भगवान राम के धनुष की तस्वीर को लगाकर ऐसा दावा किया गया कि इसे तिरुपति के कारीगरों ने बनाया है, जबकि ये आम मिठाइयाँ थीं जो किसी भी मिठाई की दुकान से ली गई थी। लेकिन इन्हें बेचने के लिए इनकी पैकेजिंग ऐसी की गई कि आपको ये लगे कि यह राम मंदिर का प्रसाद है, और इस तरह से लगभग 40,000 रुपए का नकली प्रसाद बेच दिया गया। 2024 में इस मामले में शिकायत की गई थी, जिस पर अब 2026 में फैसला आया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अमेज़ॉन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस एजेंसी का कहना है कि अमेज़ॉन ऐसे फर्जी और नकली प्रोडक्ट्स को बेचने से रोक नहीं पाया। उसे अपने प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के सामान को बेचने से रोकना चाहिए था, इसलिए यह जुर्माना उस पर लगा है। इस मामले में 2 बड़े आदेश दिए गए हैं। पहला, किसी भी मंदिर का प्रसाद ऑनलाइन बेचने के लिए
उस मंदिर के ट्रस्ट या मैनेजमेंट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दूसरा, कस्टमर को प्रसाद बेचने वाले का नाम और पता बताना होगा। अगर धार्मिक नाम या प्रतीकों वाले प्रोडक्ट्स बेचने वाले अपनी जानकारी छिपाते हैं तो उन्हें फौरन हटाने का आदेश दिया गया है। वैसे तो यह आदेश अमेज़न के मामले में दिया गया है, लेकिन अब यह नियम सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़ा निर्देश बन गए हैं। तो आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी कि आप तिरुपति का प्रसाद ले लीजिए, राम मंदिर का प्रसाद ले लीजिए और कोई चमत्कारी चीज़ ले लीजिए, और आप सोचते होंगे कि ये सीधा प्रसाद जो है मंदिर से आ रहा है। लेकिन आप संभल के रहिएगा, हो सकता है ये आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा हो। और अमेज़न जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी अब ये समझना होगा कि वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारा तो एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है और कौन आदमी इसमें नकली चीज़ बेच रहा है, कौन कंपनी असली चीज़ बेच रही है, हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। उन्हें इसकी गारंटी और इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब आपको चीन की राजधानी बीजिंग लेकर चलते हैं, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने लेटेस्ट रोबोट्स लेकर वहां पर पहुंची हैं और यहां पर वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस इस समय चल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने लेटेस्ट और अपने बेस्ट रोबोट्स को लेकर यहां आई हैं, उन्हें शोकेस करने के लिए। और यहां पर आप जब देखेंगे तो रोबोट्स टेबल टेनिस खेल रहे हैं, रोबोट्स बॉक्सिंग कर रहे हैं, कोई इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है कि इंसान भी पीछे छूट जाए, कोई रोबोट साफ सफाई कर रहा है तो कोई गिटार बजा रहा है, कई रोबोट्स ऐसे भी हैं जो एक साथ ग्रुप बनाकर डांस कर रहे हैं। बीजिंग में आज सवाल ये नहीं है कि रोबोट इंसान जैसा दिख सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या रोबोट अब इंसान जैसे सारे काम भी कर सकता है या नहीं। अब इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने सबसे एडवांस्ड रोबोट्स लेकर यहां पहुंची हैं। इसमें 2000 रोबोट्स और 300 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां यहां हिस्सा ले रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े रोबोटिक टेक्नोलॉजी शोज़ में से ये एक माना जाता है। अब आप इस वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि ये रोबोट्स क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये रोबोट्स क्या नहीं कर सकते। ये नाच सकते हैं, ये गा सकते हैं, आपके साथ बातें कर सकते हैं, आपके घर या फैक्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी सेना में, आपकी फ़ौज में लड़ भी सकते हैं, आपकी रक्षा भी कर सकते हैं। ये आपके साथ बास्केटबॉल खेल सकते हैं, ये आपके पास साथ टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आपका मनोरंजन कर सकते हैं, आपके दोस्त बन सकते हैं, यानी सब कुछ कर सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आज सारी दुनिया में यही चर्चा है कि क्या यही हमारा भविष्य है? क्या आने वाले वर्षों में आपको सड़कों पर इसी तरह के रोबोट्स काम करते हुए नजर आएंगे जैसे आज इंसान आपको नजर आते हैं? चीन अपने आप को उसी नए युग के लिए तैयार कर रहा है। अब चीन में रोबोट्स ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं और ट्रायल के तौर पर सड़कों पर अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इन रोबोट्स को लगा दिया गया है।
आगे चलकर दो तरह की स्थितियां पैदा होंगी। एक तो इंसान बहुत कम बचेंगे, ज़्यादातर सभी देशों की आबादी कम हो रही है, अब लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। चीन में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जब लोग ही नहीं हैं तो फिर ऐसे कामों के लिए इन रोबोट्स को ही लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह, जो लोग होंगे भी वो ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहें, सेना में भर्ती होना चाहें, फैक्ट्री में काम करना चाहें। तो ऐसे में फिर काम कौन करेगा? ये रोबोट्स ही ये सारा काम करेंगे। अब चीन में ही 22 अगस्त से वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स भी शुरू होने वाले हैं। इन्हें आप रोबोट्स का ओलंपिक गेम्स कह सकते हैं। इसमें दुनिया भर के 2000 से ज़्यादा रोबोट्स और 16 देशों की 650 से ज़्यादा टीम्स हिस्सा ले रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा फ्लैश नाम के एक रोबोट की हो रही है, जिसे चीन की ही एक कंपनी ने बनाया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह रोबोट दुनिया के सबसे तेज रनर उसैन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। आपको याद होगा, उसैन बोल्ट ने वर्ष 2009 में 9.58 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की थी, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फ्लैश नाम के इस रोबोट ने इसी साल अप्रैल में बीजिंग में हाफ मैराथन में हिस्सा लिया था और इंसानों के हाफ मैराथन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 21 किलोमीटर की दूरी को इस फ्लैश रोबोट ने सिर्फ 50 मिनट 26 सेकंड में पूरा कर लिया था, जबकि इंसानों का वर्ल्ड रिकॉर्ड 57 मिनट 20 सेकंड का है। यानी रोबोट्स ने यह दूरी तय करने के लिए इंसानों से भी 7 मिनट का समय कम लिया है। पूरी दुनिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल से चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की शुरुआत हुई थी और इस साल इन गेम्स में 30 से ज़्यादा खेल शामिल होंगे। इनमें रेस है, लॉन्ग जंप, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे कई खेल शामिल हैं। ये सारे वो खेल हैं जो हमारे ओलंपिक्स में शामिल होते हैं, एशियन गेम्स में शामिल होते हैं, जो इंसान अभी तक खेलते आए हैं। अब आप रोबोट्स को फुटबॉल खेलते हुए देखिए, दूसरे खेल खेलते हुए देखिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब एआई का ज़माना आ गया, ये इंसानों की जगह ले लेंगे, ये रोबोट्स भी इंसानों की जगह ले लेंगे। अभी तक जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई वो आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी और आपको लगता भी होगा कि अब इंसान के सारे काम रोबोट्स कर सकता है। लेकिन अभी भी ये रोबोट्स पूरी तरह से इंसान की जगह लेने के लिए तैयार नहीं हैं। दौड़ने की प्रैक्टिस करने के दौरान कुछ रोबोट्स खुद को रोक नहीं पाए और दीवार से टकराकर गिर गए और नष्ट हो गए। इन रोबोट्स पर अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि इंसान तेज दौड़ना भी जानता है और रुकना भी जानता है। इंसान खुद पर नियंत्रण करना भी जानता है, लेकिन ये रोबोट्स तेज भागना तो जानते हैं, लेकिन कहाँ रुकना है कई बार ये नहीं पता लगा सकते। अब आपको एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। आपने इंसानों और जानवरों को कई बार मरते हुए देखा होगा। उनके बारे में
आपने सुना होगा कि जब इंसान दम तोड़ता है तो क्या होता है, लेकिन रोबोट्स के साथ भी यही होता है। इस रोबोट की बैटरी ख़त्म हो रही है और ये आप देखिए बिना बैटरी के कैसे तड़प रहा है। अभी आपको जो हमने तस्वीरें दिखाई, ये आपके भविष्य की एक झलक है, जहां रोबोट्स सिर्फ आपके घरों में और फैक्ट्रियों में काम करने वाली मशीन नहीं रहेगा। वो इंसानों की तरह दौड़ेगा, खेलेगा, गाएगा, नाचेगा, खाना बनाएगा और कई मुश्किल काम भी आपके लिए करेगा। यानी आने वाले समय में रोबोट्स हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज आपको ये देखना होगा कि हमारा भविष्य शायद अब मनुष्य नहीं बल्कि मशीन है। लेकिन अगर ये मशीनें हमारा भविष्य हैं तो इंसानी भावनाओं का क्या होगा, जज्बातों का क्या होगा, वफादारी का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा? क्या ये रोबोट्स आपके साथ रिश्ते निभा पाएंगे? क्या ये आपके प्रति वफादार होंगे? क्या इनके अंदर इंसानी भावनाएं होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जब हम मनुष्य से मशीन की तरफ शिफ्ट होंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ये दिखाएंगे कि हॉकी की दुनिया में कैसे पाकिस्तान पर भारत का दबदबा अब बहुत बढ़ता जा रहा है। आप भारत की क्रिकेट टीम की चर्चा तो अक्सर करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले एक दशक से भारत की हॉकी टीम लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान को हरा रही है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम होती है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मैं करता हूँ ना। मैं करूँगा। ओए, कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है? ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए। पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर। क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन हैं। PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो JK हो। देश का टायर JK टायर। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना। रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक है। फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू
क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हमारे देश में लोग आजकल क्रिकेट पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के हॉकी मैच के बारे में भूल ही जाते हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट मैच होता है तो इसकी चर्चा कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है और मैच के कई दिन बाद तक आप इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। इसलिए आज हम हॉकी के उस रोमांच की बात करेंगे जिसे कल आप में से ज़्यादातर लोग शायद देख नहीं पाए होंगे और आपने मिस कर दिया होगा। कल नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम में हॉकी के वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इससे भारत ने हॉकी में पाकिस्तान पर पूरी तरह से हावी होने का एक दशक पूरा कर लिया है। भारतीय क्रिकेट के रिकॉर्ड्स तो आपको मुंह ज़बानी उंगलियों पर याद रहते हैं, लेकिन आज आप भारतीय हॉकी के कुछ रिकॉर्ड्स देखिए। पाकिस्तान ने आखिरी बार भारत को फरवरी 2016 में हराया था। उसके बाद से पाकिस्तान हमसे कभी जीता नहीं। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान ने 20 मैच खेले हैं एक दूसरे के खिलाफ, जिनमें ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और दूसरे टूर्नामेंट्स के मैच शामिल हैं। इन 20 मैचों में से भारत ने 18 जीते और 2 ड्रॉ हुए, यानी इन 20 मैचों में पाकिस्तान ने भारत से एक भी मैच नहीं जीता। खास बात यह है कि इन 20 मैचों में भारत ने 82 गोल किए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 27, यानी पाकिस्तान के हर एक गोल पर भारत ने 3 गोल दागे हैं। एक समय था जब हमारे देश में हॉकी की बहुत चर्चा होती थी और भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में आज के क्रिकेट मैच की तरह ही बड़ा जोश देखने को मिलता था। शुरुआती दिनों में हॉकी की दुनिया पर भारत और पाकिस्तान का राज था। भारत हॉकी में सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाली टीम है, जिसने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। 1948 से 1968 तक यानी 20 वर्षों में सभी ओलंपिक गोल्ड भारत या पाकिस्तान ने जीते। दोनों की टीम शानदार थी, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला था। मुझे याद है वर्ष 1982 में जब दिल्ली में एशियन गेम्स हो रहे थे, एशियन गेम्स का फाइनल जो भारत और पाकिस्तान के बीच नई दिल्ली में खेला गया था, वो भारत में कलर टीवी पर यानी रंगीन टीवी पर लाइव दिखाए जाने वाले शुरुआती मैचों में से एक था। पूरा देश देख रहा था, लेकिन भारत अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली में ये मैच पाकिस्तान से हार गया था और मैच के बाद पूरे देश में निराशा का माहौल था। भारतीय टीम के गोलकीपर मीर रंजन नेगी को हार का दोषी माना जा रहा था। उन्हें देशद्रोही तक कह दिया गया था क्योंकि फैंस इतने नाराज थे। उनके अनुभव पर ही शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया बनी। लेकिन आजकल हम क्रिकेट पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हॉकी में 10 साल से भारत के पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी होने को हमने शायद नोटिस ही नहीं किया। आज हॉकी की बात तो हो रही है, लेकिन आपको भारतीय हॉकी की ये जो यात्रा रही है इसके बारे में भी जानना चाहिए। वर्ष 1980 तक भारत ने हॉकी में 11 ओलंपिक मेडल्स जीते, जिनमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। लेकिन 1980 के बाद भारतीय हॉकी में गिरावट आनी शुरू हो गई। 80 से 2020 तक भारत ने हॉकी में एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता। लेकिन हॉकी के खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी और फिर वर्ष 2020 और 2024 के ओलंपिक्स में लगातार हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। आज इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि आप भारतीय हॉकी की शानदार उपलब्धियों को पहचानें और हॉकी को भी उतना ही सपोर्ट करें जितना आप क्रिकेट को करते हैं। अब एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा।
कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे यार EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सबके हिस्से, सबके हिस्से, धूप का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा, हमसे खेलेगा, हमसे खेलेगा देश का। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। तो डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 5.3 मिलियन व्यूज मिले हैं, यानी 53 लाख व्यूज मिल चुके हैं अभी तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में एक नियम रखें, जो अधूरे मन से साथ हो उसे पूरे मन से त्याग दीजिए। नमस्कार।